सो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट दी केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो आयनिक इक्विलिब्रियम में किसके बीच इक्विलिब्रियम होगा? जो आयन्स होंगे उनके बीच। हमको पता है कि कुछ कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं दे गेट आयनाइज्ड व्हेन वी मेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड लाइक NaCl। आप NaCl को जब वाटर में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है Na आयन और Cl आयन में, क्लोराइड आयन में। ठीक है। पर कुछ कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं विच डू नॉट गेट आयनाइज लाइक शुगर। अगर आप शुगर को पानी में डालते हैं तो वो आयनाइज नहीं होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, इट डज़ नॉट गेट आयनाइज। तो उस बेसिस पे जो माइकल फेराडे है उन्होंने सब्सटेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट and second one is called non-electrolyte. So electrolyte are those substances which get ionized when they dissolve in the water, like sodium. When we dissolve sodium in the water they get ionized. वैसे ही बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं, बेस होते हैं, जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? आयंस, लाइक HCl को जब आप वाटर में उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हो सो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट हैं, दे गेट आयनाइज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर और उनको क्या कहा गया? इलेक्ट्रोलाइट। और जो डिसॉल्व नहीं होते लाइक शुगर दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो इस जो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं और आयनाइज हो जाते हैं वाटर में। इसको हम बोलते हैं डिसोसिएट भी बोल सकते हैं, दे गेट डिसोसिएट व्हेन दे डिसॉल्व इन दी वाटर, या उसको हम बोल सकते हैं आयनाइज हो जाते हैं। दोनों ही एक ही टर्म है। कभी कभी हम डिसोसिएट वर्ड भी यूज़ करेंगे, कहीं कहीं पर आयनाइज, तो दोनों इंटरचेंजेबल है, वी कैन यूज़ एनी वर्ड। ओके। अच्छा, अब इसमें से कुछ कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, लाइक HCl हो गया, NaCl हो गया, इसको वाटर में डालोगे तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। कम्प्लीटली मतलब सपोज आपने 100 मोल्स लिए हैं NaCl के, ठीक है, तो हमको 100 मोल्स ही Na के मिलेंगे और 100 मोल्स Cl के मिलेंगे, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो गया। पर कुछ कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, लाइक एसिटिक एसिड। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली आयनाइज्ड और यहाँ पर फिर हमारा क्या आता है? इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। ओके, यस, व्हाट हैपेंड? कौन भैया? So don't disturb the class. Okay, close the door. सो हियर एसिटिक एसिड जो होता है वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है। मतलब सपोज हमने 100 मोल ले लिए हैं एसिटिक एसिड के, पर पूरे 100 मोल जो है वो आयनाइज नहीं होंगे, सिर्फ 5 मोल ही क्या होंगे? आयनाइज होंगे। बाकी 95 जो है वो हमारे क्या होंगे? एज इट इज़ एसिटिक एसिड हमारे वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही क्या होता है? इस्टेब्लिश होता है कि कुछ जो है इलेक्ट्रोलाइट वो आयनाइज हो जाएंगे और फिर से वापस से क्या बना लेंगे? एसिटिक एसिड बना लेंगे। ठीक है। तो इस पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड हो गया या फिर और भी बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NH4OH हो गया, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट और उनके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहीं पर ही क्या बनता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और आयनिक इक्विलिब्रियम हमको मिलता है। सो यहाँ देखो आयंस मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी इससे पहले जो हम जितना भी कर रहे थे उसमें आयंस नहीं थे, वी आर डीलिंग विद दी मॉलिक्यूल्स, है ना, कंपाउंड्स, वो सब थे, बट यहाँ पर हम आयंस के साथ डील करेंगे। ओके। तो जैसे मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो उनको भी दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन कैन बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर कैन बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में NaCl हो गया, HCl हो गया, H2SO4, ये सब क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक हो गया, NH4OH हो गया, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको फिर से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं और कुछ सॉल्ट होते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग एसिड, बेस, सॉल्ट। क्या पढ़े थे हम लोग एसिड के बारे में? कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, है ना, और जो हमारे सॉल्ट होते हैं, सॉरी बेस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, और जो सॉल्ट होते हैं उनका
थोड़े से सॉल्टी होंगे या उनका कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और इस टाइप की कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, बट उसको आज हम लोग जो है कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे व्हाट आर द एसिड्स एंड बेस। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे और तीनों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए टू डिफाइन दी एसिड बेस एंड सॉल्ट। जनरली एसिड और बेस के बारे में ही उन्होंने बताया, ठीक है। अब ये एसिड भी क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, बेस भी क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। एग्जाम्पल पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एक हाथ, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड इज अ वीक, ठीक है। वैसे बेस में NaOH जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है और NH4OH क्या है, वीक बेस है, ठीक है। सो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना कंसेप्ट रखा एसिड और बेस को, वो थे अर्हेनियस, ठीक है। अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो इसको लिखाने की तो ज़रूरत नहीं ना, बुक में पढ़ लेना बहुत अच्छे से। बुक में 7.9 में ये पूरा जितना भी मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये पूरा लिखा हुआ है ना 7.9 में। तो उसको आप पढ़ लेना और वहाँ से अगर आपको नोट्स बनाना है तो उस वहाँ पर आप मार्कर से मार्क कर लेना जो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस में अर्हेनियस का कंसेप्ट। व्हाट कि अर्हेनियस ने क्या बोला कि एसिड क्या होता है और बेस क्या। तो अर्हेनियस ने बोला एसिड वो होता है जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हमको हाइड्रोजन आयन दे, और बेस वो होता है कि जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें और वो क्या दे, OH आयन दे। तो उसने इस तरीके से डेफिनेशन लिखा। सो राइट डाउन दी हेडिंग अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। Arrhenius, ARRHE, Arrhenius concept of acid and base. Acid is defined as a substance. Acid is defined as a substance that dissociates in water to give hydrogen ions. H plus aqueous, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस के साथ ब्रैकेट में लिख लेना H plus aqueous। And bases are substances and that produce hydroxyl ions, हाइड्रोक्सिल आयंस मतलब OH माइनस एक्वस। सो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। HCl को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, H प्लस एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस। तो HCl हमारा क्या हो गया, अर्हेनियस एसिड हो गया, ठीक है। सो दिस इज अर्हेनियस एसिड। वैसे ही NaOH है, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे सो ये डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। सो ये OH माइनस आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अर्हेनियस बेस हो गया। समझ में आ रहा है। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस केस में हम रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पर इसी की जगह अगर हम वीक वाला एसिड यूज़ करेंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे।
वैसे इस केस में भी बट इस कंसेप्ट का लिमिटेशन था। लाइक अमोनिया, जो अमोनिया है ना वो एक बेस है। अमोनिया क्या है? बेस है। बट यहाँ पर ये OH आयन दे सकता है क्या अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो? नो, इसके पास तो है ही नहीं, तो कहाँ से देगा। बट ये अमोनिया एक बेस है। वैसे ही CO2, SO2, SO3 दे आर एसिडिक गैसेज, ये एसिडिक गैसेज हैं। बट अगेन दे कैन नॉट प्रोवाइड H+ आयन, बट दे आर स्टिल एसिड। तो इस तरीके से ये फेल हो गया क्योंकि कुछ कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को अरहेनियस कंसेप्ट क्या कर सका? एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसलिए ये कंसेप्ट क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है। तो उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, दो साइंटिस्ट थे, एक डैनिश केमिस्ट था और एक दूसरे इंग्लिश केमिस्ट थे। ब्रॉन्स्टेड जो थे वो डैनिश थे और लॉरी जो थे वो इंग्लिश केमिस्ट थे। उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया। इन्होंने क्या बोला था अरहेनियस ने? वाटर में हम डिजोल्व करेंगे तभी वो H+ आयन देंगे और OH, है ना। पर ब्रॉन्स्टेड ने वो वाटर वाला वर्ड ही हटा दिया। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि एसिड वो होता है जो H+ आयन दे और बेस वो होता है जो H+ आयन एक्सेप्ट करे। ठीक है। क्या बोल दिया उसने? एसिड वो जो H+ आयन दे और बेस वो जो H+ आयन एक्सेप्ट करे, वो हो गया हमारा बेस। ठीक है। H+ आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं H+ आयन को? प्रोटॉन। क्यों बोलते हैं? देखो, हाइड्रोजन में जनरली एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं, बट H+ है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन तो रहता ही नहीं है हाइड्रोजन के पास, है ना। सो न्यूट्रॉन पहले से ही हमारे पास 0 है, तो सिर्फ उसके पास एक प्रोटॉन ही है। तो H+ आयन को और क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन। तो आगे अब जब 12th में पढ़ते हो ना तो प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, प्रोटॉन डोनेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? वहाँ H+ आयन डोनेट हो रहा है। अगर बोले प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है मतलब H+ आयन एक्सेप्ट हो रहा है। तो जब भी प्रोटॉन बोला जाए आपको याद रखना चाहिए प्रोटॉन मीन्स H+। ठीक। सो लिख लीजिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस। सेकेंड कंसेप्ट है, L नहीं दिख रहा, C दिख रहा है क्या? लिखो इसमें डेफिनेशन। अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, a substance that is capable of donating H+ is acid and bases are substances capable of accepting a hydrogen ion. So in short हम क्या बोल सकते हैं? एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर है और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमने भी बताया कि अमोनिया बेस है जिसको अरहेनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया, बट यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अमोनिया और HCl का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है। सो HCl एसिड है तो वो क्या देगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा, और ये जो प्रोटॉन डोनेट किया उसको क्या लेगा? NH3 एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? Cl- बचेगा क्योंकि यहाँ से H बाहर निकल गया है, तो Cl- बचेगा और इस H को उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमको यहाँ पर मिलेगा NH4+। ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि दिस इज एसिड, दिस इज बेस। इसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। सो ये हमारा क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? एसिड। अब यहाँ से एक और यहाँ पर हुआ प्रोटॉन एक्सेप्ट, और यहाँ पर क्या हुआ? प्रोटॉन डोनेट हुआ, है ना।
अब यहाँ से एक और उसने कंसेप्ट बताया जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो पेयर होते हैं जिनमें सिर्फ और एक सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। लाइक अगर HCl एसिड है ना तो उससे H+ निकाल देंगे तो उसका जो कॉन्जुगेट जो बनेगा वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। क्योंकि देखो अब Cl- क्या कर सकता है, Cl- क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। तो अगर ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है मतलब ये क्या है, बेस है। जैसे हमने बोला कि अब जो बेस है वो प्रोटॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब ये Cl- जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है किसी से भी, तो ये क्या हो गया, एक बेस। तो ये जो एसिड बेस के जो कॉन्जुगेट पेयर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक H+ का डिफरेंस है, दिख रहा है ना, H+ का ही डिफरेंस है दोनों में, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो पेयर होता है वो क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पेयर क्या होगा, वीक बेस होगा। तो इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जिसमें सिर्फ एक H+ का डिफरेंस है। लाइक ये बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, NH4, है ना। जो एसिड है उसके पास एक H+ ज़्यादा रहेगा और जो बेस है उसके पास एक H+ कम रहेगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है ना। देखो ये एसिड है, ये बेस है, तो बेस के पास एक H+ कम है। NH3 और NH4 में इसके पास एक H+ कम है, तो जिसके पास कम है वो बेस है, जिसके पास ज़्यादा है वो एसिड है। सो दिस विल बी अवर वीक एसिड, वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर HCl और Cl- कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। लिख लो इसका एग्जाम्पल। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का डेफिनेशन लिखा दें या बुक से पढ़ लोगे। यहाँ लिखा भी है, द एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो लिख लो डेफिनेशन, बुक में है। द एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स ओनली वन प्रोटॉन is called a conjugate acid base pair. ये done? Shall I rub it? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl एसिड है, H+ क्या किया, डोनेट किया, उसको किसने एक्सेप्ट किया, H2O ने। एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन। इसको H3O+ को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन। सो हियर इट इज बेस, और ये क्या हो गया हमारा, एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, है ना। इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट एसिड ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर जो NH3 है वो NH4 बना लिया, मतलब इसने प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, मतलब ये क्या हो गया, इसने हाइड्रोजन आयन दिया है, मतलब ये क्या हो गया, एसिड। तो ये यहाँ से इसका दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और ये इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, दिस वन। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि वाटर जो है एसिड की तरह बिहेव करता है कभी कभी, कभी कभी बेस की तरह। तो इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। एम्फोटेरिक याद होगा आप लोगों को, है ना। सो यहाँ वाटर जो है एम्फोटेरिक, कभी वो डिपेंड्स कि हम उसमें एसिड डाल रहे हैं कि बेस डाल रहे हैं, उस तरीके से वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछती हूँ कि वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, OH-। और अगर मैं पूछती हूँ कि वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो H3O+, ठीक है। तो एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है कि
कि राइट डाउन दी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर वाटर, तो आपको पता होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो। इसका कॉन्जुगेट बेस का ये क्या हो गया हमारा, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया ये, और ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अच्छा, इसी पे बेस्ड हमारा अगला जो न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम 7.12। व्हाट विल, बुक है, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड दिए हुए हैं, उनके बेस लिखने हैं। पहला एसिड क्या दिया है, HF, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन, है ना। जो बेस होगा उस पर एक H प्लस कम होगा, तो HF अगर एसिड है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस फ्लोराइड आयन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा H2SO4, ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस। सिर्फ एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस होना चाहिए इसमें और इसमें, सिर्फ एक प्रोटॉन का, उससे ज़्यादा नहीं। SO4 2 माइनस मत लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है ना, तो फिर से एक प्रोटॉन का सिर्फ डिफरेंस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस, तो ये उसका बेस हो गया, कॉन्जुगेट बेस। तो बना लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको आप घर से करके आना, ठीक है। 7.13, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेसिस। अभी हमारे पास एसिड थे, एसिड से हमने क्या बनाए, बेस। अब हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है, बेस, उससे हमको क्या बनाना है, एसिड। तो एसिड में एक H प्लस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि NH2 माइनस आयन है, ये बेस है, इसका एसिड में एक H प्लस एक्स्ट्रा, तो क्या बन जाएगा उसका, समझ में आ रहा है ना, बन जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस भी लाइक NH3 का आपका कॉन्जुगेट बेस एसिड क्या हो जाएगा, NH3 का NH4 प्लस, SCOO माइनस आयन का क्या हो जाएगा, SCOOH। क्लियर है। 7.14, द स्पीशीज वाटर है आपका, SCO3 माइनस है, HSO4 माइनस है एंड NH3 कैन एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस। फॉर ईच केस गिव द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। मैं एक एग्जाम्पल करके बता रही हूँ। लाइक H2O है, वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह, मतलब आप इसका कॉन्जुगेट एसिड भी लिख सकते हो, इसका कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हो, है ना। तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, सो बेस में क्या होगा, एक H प्लस कम, तो क्या बनेगा उसका बेस, और कॉन्जुगेट एसिड लिखोगे तो उसका क्या बनेगा, एक H प्लस ज़्यादा। वैसे ही आपको बाकी जो है उन सब का भी लिखना है, लिख लेंगे, ठीक। क्लियर हो रहा है, ओके। इजी पोर्शन है इस चीज़ का। नेक्स्ट है, अभी हमने दो कंसेप्ट पढ़ ली, अब है लुईस एसिड एंड बेस, ठीक है। सो अब लुईस एसिड एंड बेस का कंसेप्ट क्या है भाई, लुईस बोलता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल या एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई भी स्पीशीज़ अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो वो बेस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो वो एसिड है, ठीक। हाँ लिख लो, लुईस एसिड एंड बेस। So definition लिख लो, an acid is a species, an acid is a species which accept electron pair. And base which donate an electron pair.
ठीक है। एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लाइक अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर होता है विच इट कैन डोनेट। सो क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है मतलब ये क्या हो गया, बेस। और BH3 का अगर आप डायग्राम बनाते हो ना, सो बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। वो 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बनाया। अभी इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सो ये अगर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो। तो हमको यही देखना है कि अगर किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्स्ट्रा, लोन पेयर्स जिसको हम बोलते हैं, तो जिस भी सब्सटेंस के पास, जिस भी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं मतलब वो क्या है, बेस है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो क्या है, हमारा एसिड है। लाइक अमोनिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये बेस है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, इसलिए ये क्या है, एसिड है। क्लियर हुआ? सो एग्जाम्पल लिख लो इसका जो बुक में है, यही दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। सो जितने भी आपको कैटायंस दिखेंगे ना वो सब एसिड होंगे, है ना, क्योंकि कैटायंस है मतलब क्या, उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है उस पर, है ना। सो जितने भी कैटायंस होते हैं, या और जैसे AlCl3 हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो AlCl3 के में, सॉरी BF3 है क्या, जो AlCl3 है जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने यूज़ किया था ना। सो AlCl3 या FeCl3 ये सब क्या है, लुईस एसिड हैं, क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि OH माइनस आयन, जितने भी एनायंस होंगे, एनायंस है मतलब माइनस चार्ज है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम 7.15 देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुईस एसिड्स एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दीज एक्ट एज सच। लाइक HO माइनस, ये लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, लुईस बेस। क्यों है, क्योंकि OH माइनस में ऑक्सीजन के पास एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, जिसको वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, F माइनस के पास भी एक लोन पेयर है क्योंकि माइनस चार्ज है ना। H प्लस है मतलब उसमें एसिड की तरह बिहेव करेगा। BCl3 है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, क्योंकि उस पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये लुईस बेस जो है 1 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखो या आइडेंटिफाई लुईस बेस लिखो, उस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। डेफिनेशंस तो आपको याद होने चाहिए, उसी बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, भी टाइम है, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस किस तरीके से आयनाइज होते हैं, है ना। अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था जिसको हम Kc या फिर Kp से डिनोट कर रहे थे, और उससे हम पता लगा रहे थे कि भाई रिएक्शन कहाँ तक पहुँची है, क्या डायरेक्शन है, ये सब। इसमें हम बात करेंगे आयनिक कांस्टेंट की, जिसको हम Ka से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमें Kc Kp जो है वो एक केमिकल के लिए यूज़ कर रहे थे, आयनिक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Ka फॉर एसिड एंड Kb फॉर बेस। ठीक है, और इस पर हम कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जैसे उसमें सॉल्व करते थे ना, वो पहले इनिशियल कंडीशन लिखते थे, उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम में क्या होगा लिखते थे, वैसे ही इसमें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम लोग दूसरा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड pH स्केल।
पीएच के बारे में तो पढ़ा है आपने 10th में। पीएच स्केल से हमको क्या पता चलता है, वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिससे हमको पता चल सकता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, अलग अलग कलर शो करता है। उसके एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किए थे, है ना। वाटर में डालो तो ग्रीन कलर आता है ना। HCl में डालो तो एकदम ऑरेंज रेड जैसा कलर आता है ना। और NaOH में डालो तो पर्पल वॉयलेट जैसा कलर आता है। तो अलग अलग कलर देता है पीएच पेपर। और उसमें हमने एक वैल्यू भी पढ़ी थी कि जो पीएच की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 to 14 तक। अगर 7 से नीचे है तो वो एसिड है, 7 से ऊपर है तो बेस है, और 7 है तो न्यूट्रल है ना। तो ये सब हमने पढ़ा था, इसको हम फिर से पढ़ेंगे अभी, पर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में, मतलब थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन, एक पीएच स्केल वाले से भी एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं, ठीक। तो आपको Kc की वैल्यू लिखने आती है ना, वैसे ही सेम टू सेम Ka के लिए भी लिख लेंगे क्या वैल्यू। लाइक अगर मेरे पास इस तरीके से है एसिड, इसका आयनाइजेशन हुआ है, तो इसके लिए अगर हमको Ka की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। ऐसा लिखने आता है सबको। ऊपर का क्या लिखना है, पहले प्रोडक्ट को लिखना है, उसके बाद रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लिखना है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इसमें भी हम Ka की वैसी ही वैल्यू निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे, ठीक। सो एक छोटा सा हेडिंग डाल के लिख लो, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। और अगर हमारे पास कोई बेस है तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, Kb। तनिष्क Kb के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बता सकते हैं। Kb के लिए कैसा लिखेंगे फॉर्मूला, चमक आप बता सकते हैं Kb के लिए। कंसंट्रेशन OH, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, ठीक है। क्यों आपने पहली 3 वीडियो देखी ही नहीं है क्या, देखा करो, टाइम पास के लिए नहीं बनाते अपने। हाँ NH4, हाँ लिख लो। ऐसा क्वेश्चन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सॉल्व किया है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाएगा, 12th में फिर पढ़ेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। अभी नहीं समझ में आया तो 12th में इतने डीप में थोड़ा ना पढ़ाएंगे, फिर सीधा इसका यूज़ करना शुरू कर देंगे। सो ये जो 7.11 जो स्टार्टिंग है ना, इसको खुद से आप पढ़ना। जो मैंने समझाया अभी तक सिर्फ वही लिखी हुई है इसमें बातें, है ना। अब मैं सीधा आती हूँ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। सो यही हेडिंग डाल लो, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। सो जो वाटर है वो क्या बिहेव करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह, ठीक है। तो 2 मैंने वाटर के मॉलिक्यूल लिए हैं, तो इसमें से एक वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पर ये जो वाटर है ना वो बहुत ही कम आयनाइज होता है, बहुत ज़्यादा आयनाइज नहीं होता। नहीं तो अगर हम सोचो इतना अगर वो हाईली आयनाइज्ड होता और आप उसको पी लेते तो क्या होता, आप ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते। पर ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है ना,
क्यों? क्योंकि इसका जो आयनाइजेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। लाइक अगर इसमें इसका कंसंट्रेशन देखें तो इसका कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻7 मोलर, और वैसे ही OH माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻7 मोलर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आयनाइज नहीं होते, बहुत ही कम अमाउंट में आयनाइज होते हैं वाटर। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में इसका कांस्टेंट लिखूं K तो क्या हो जाएगा, दो है तो उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं। अब देखो H2O प्योर लिक्विड का हम लोग 1 लेते थे, मतलब कांस्टेंट लेते हैं, है ना। प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है हम उसको क्या लेते हैं, कांस्टेंट। इससे पहले भी हमने किया था, तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, उसको हम कंसीडर नहीं करते थे, सिर्फ एक्वस और जो गैसियस फॉर्म में है हम उसको ही कंसिडर करते। तो अगेन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो एक नया कांस्टेंट बनता है Kw, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन पे और हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, हाँ लिखो, नहीं है। अब देखो मैंने एक चीज़ और बताई कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसंट्रेशन इसका और इसका फिक्स्ड है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके निकाली हुई। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर, प्लस होगा ना, मल्टीप्लिकेशन है, तो जो पावर है उनका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो -7 और -7 मिलके क्या हो जाएंगे 10⁻⁻40। सो Kw की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻40। व्हाट इज Kw? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्लियर हो रहा है? कहीं पर डाउट है किसी स्टेप में आप बता सकते हैं। सो यहाँ लिख भी लो, Kw को क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखो, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और OH का कंसंट्रेशन कम है ना, किसी एक्वस सोल्यूशन बना, लाइक HCl का ही आपने एक्वस सोल्यूशन बना लिया, तो उसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोनियम आयन का, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या होता है, H+ ही होता है। ठीक है, तो अगर हमने HCl का एक्वस सोल्यूशन बनाया तो उसमें ये जो आयन है हाइड्रोनियम आयन, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और OH का कम। तो जब भी इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब वो सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, अगर दोनों का कंसंट्रेशन समान हो गया मतलब वो न्यूट्रल हो गया। पर अगर OH का कंसंट्रेशन बढ़ गया, OH माइनस का, और इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखा है, इसको आप अगर हाइलाइटर वगैरह या पेन वेन लाए हैं तो उसको नोट डाउन कर लो अपनी बुक में। ठीक है, हाँ, आप लोगों के मैं दूसरे पेज नंबर पे दिया हुआ, क्या नंबर है, पेज नंबर क्या है 217, मेरे में 210 नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना। अगर H3O+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और OH माइनस का कंसंट्रेशन कम है, मतलब H+ ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में और H+ ज़्यादा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट में है तो वो न्यूट्रल, और अगर उल्टा हो गया, अगर ये ज़्यादा और ये कम, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं pH स्केल में। सो यहाँ पर P का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर, H मतलब H+ आयन। ठीक है, pH हमने 10th में भी आपने सबसे पहले जब pH स्केल पढ़ा तो वो उसका मीनिंग ही बताता है कि P यहाँ पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे हम, H+ आयन की स्ट्रेंथ।
तो पीएच स्केल हमको बताता है कि किसी सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब यहाँ पर उस समय तो हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ पढ़ ली थी 1, 7, 14। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और हम खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि भाई वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, सो हेडिंग डाल लो पीएच स्केल। हाँ, पीएच स्केल, उसका डेफिनेशन लिख लो। अच्छा, ये पीएच स्केल जो है ना एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। लॉग पढ़ा है क्या आप लोगों ने? मैथ्स वाले पढ़ लिए लॉग, बायो वाले तो नहीं पढ़े होंगे, है ना? लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ ली सब? नहीं, ये सब तो पढ़े होगे ना। लॉग 10 to the power n क्या होता है? n log 10, ये पढ़ा है ना प्रॉपर्टी, है ना? तो ये प्रॉपर्टी होती है, भी बायो वाले भी सुन लो। अगर log 10 है, उस पर किसी की पावर है तो वो क्या हो जाएगा? n log 10। किसी पे भी अगर log 2 की पावर 4 है, log 2 की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 log 2। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ना। और भी बता देते हैं, log a इंटू बी क्या लिख सकते हैं भाई? हाँ, इसको लिख सकते हैं हम लोग log a प्लस log b। ठीक है, अगर इस तरीके की वैल्यू है log a डिवाइडेड बाई b, तो क्या लिख सकते हैं? है ना? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, और यही प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या यूज़ करेंगे इस आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स वालों को तो शायद पता है, बायो वालों आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ को लिख लो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है ना? लॉग मतलब जैसे साइन थीटा कॉस थीटा एक फंक्शन होता है ना, साइन कॉस, वैसे ही लॉग भी एक फंक्शन है। ठीक है, अभी तो ये सब log बेस 10 पे है ना? इस पे क्या है? बेस 10 है। फिर एक log बेस e भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग ln। पढ़े क्या ये भी? हाँ, फिजिक्स में था ना। आगे 12th में केमिस्ट्री में फिर से ये है log बेस e मतलब ln log। तो हाँ, एंटी लॉग भी करते हैं, लॉग का एंटी लॉग भी करते हैं। सो अभी शायद एंटी लॉग की ज़रूरत नहीं है 11th में। 12th में केमिस्ट्री में भी एंटी लॉग की ज़रूरत है। इसमें शायद एक भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आएगा तो फिर देखेंगे। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज़ लिख लिया आपने 4। इसी बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस बने। अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज़ होती है, log 10 की वैल्यू होती है, क्या होती है मैथ्स वालों? क्या होती है अतुल? log 10 की वैल्यू 1 होती है ना? log 10 की वैल्यू 1 होती है, याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पर नहीं, इसलिए तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया ना, 2 to the power 4 का। कोई भी जो पावर है वो कहाँ जाएगा? सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी रख सकते हो, लाइक 3 to the power 3, तो उसको क्या लिखोगे? 3 log 3। तो कुछ भी नंबर हो, है ना? इसको अगर जनरलाइज वे में लिखूँ, सो log a to the power n है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? log n into log a। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। a की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, n की तरह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। सो अब pH स्केल में pH का डेफिनेशन लिख लेते हैं। pH of a solution may be defined as negative logarithm of
हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। क्या बोले, पीएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H3O प्लस। लिख लो फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर pH की वैल्यू जो है लेस देन 7 है, मतलब वो सॉल्यूशन क्या है हमारा? एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर pH की वैल्यू इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और अगर pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ से अगर हम वाटर का कंसंट्रेशन निकालें, सो मैंने वाटर का केस आपको बताया था कि वाटर के केस में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 10 टू द पावर -7। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे pH ऑफ वाटर, ठीक, माइनस लॉग 10 टू द पावर -7। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। 10 टू द पावर -7, इस -7 को हम कहाँ लिखेंगे? बाहर। सो पहले से भी माइनस है और ये -7 और बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? log 10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +7, और log 10 की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी 1। तो ओवरऑल कितना मिलेगा मेरे को? सो pH ऑफ वाटर कितना आ गया? 7, मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल। सो इसलिए वाटर का pH क्या होता है? 7 होता है और वो न्यूट्रल होता है। एक लास्ट बता देती हूँ, फिर अगली क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर हम लोग करेंगे आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जो लास्ट टॉपिक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है आपके कोर्स से हट गया है। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना है। कल ख़त्म नहीं होगा, गुरुवार को ही ख़त्म होगा आपका, थर्सडे हो ही जाएगा। थर्सडे को अगर जल्दी टॉपिक ख़त्म हुआ तो हम लोग रेडॉक्स चालू कर देंगे। ठीक है, कम से कम मैं वो जो रीकैप है वो कर सकते हैं हम लोग। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, पढ़े हैं ना 10th में, इसको रीकैप कर लेंगे कम से कम थर्सडे को। ये लिख लिए, चलो। अब फिर से हम लोग वाटर के आयनिक प्रोडक्ट में आते हैं। हमने निकाला था KW इज इक्वल्स टू क्या लिखा था? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, OH- था। अब हम दोनों तरफ ही लॉग लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? log KW, और इधर क्या हो जाएगा? log H3O+ इंटू OH-। अब आपको फिर से मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, log A इंटू log B क्या होता है? log A प्लस log B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log H3O+ प्लस log OH- लिख सकते हैं। अब देखो log H3O+ आयन क्या होगा? इट इज़ -pH होगा कि नहीं? क्योंकि pH की वैल्यू होती है माइनस लॉग H3O+। तो अगर ये प्लस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -pH। वैसे ये हमको बताता है कंसंट्रेशन ऑफ OH, POH। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको बोलते हैं PKW। माइनस साइन सबसे हटा दो तो क्या बन जाएगा ये? तो ये एक इम्पॉर्टेंट आता है।
अच्छा यहाँ पर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, KW का स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था कितना था, 14 है ना। सो अगर तो अगर हम यहाँ पर 10 टू द पावर -14 रखें तो ये हो जाएगा -14 आ जाएगा कि नहीं, और फिर ये कितना हो जाएगा टोटल माइनस माइनस यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा। सो pH और pOH की फाइनल वैल्यू क्या होती है, 14 ही होती है। सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कई बार यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि pH कंसनट्रेशन ऑफ H और कंसनट्रेशन ऑफ OH हमेशा क्या रहेगा, 14 ही होगा किसी भी सॉल्यूशन में। हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया है उसमें H+ और OH के कंसनट्रेशन को जब ऐड करके उसका लॉग लेके तो उसकी वैल्यू 14 ही आएगी, उससे ना ज़्यादा आ ही नहीं सकती है, ठीक है, नहीं कम आएगी, हमेशा 14 आएगी। सो अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास फुल न्यूमेरिकल की रहेगी, 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।